नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव और आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हनुमानगढ़ में प्रवास के दौरान पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ में यूपी से हापुड़ से प्रवास के दौरान यहाँ पहुंचे हैं नौमित देव जी, जो कि एक्यूप्रेशर, सुजोग, योग और मर्म चिकित्सा के चिकित्सक हैं। यहाँ पे उनसे बातचीत करते हैं। नौमित देव जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक्यूप्रेशर के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। नौमित देव जी, एक्यूप्रेशर दरअसल बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक्यूप्रेशर के बारे में पता ही नहीं है, तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर क्या है एक्यूप्रेशर पद्धति, किस तरह से इलाज होता है एक्यूप्रेशर का। एक्यूप्रेशर जो नाम दिया गया है वो एक चाइनीज़ विद्या का नाम दिया गया है, लेकिन इसकी जड़ें अगर हम खोजें तो हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में पूरी तरह उपलब्ध हैं। महर्षि परशुराम ने अपनी एक साहित्य लिखा था जिसका नाम था धनुर्पुराण। धनुर्पुराण में उन्होंने एक विद्या का जिक्र किया था जिसका नाम था मर्म बिंदु। उन मर्म बिंदुओं पे किसी भी व्यक्ति को अगर तीर से मारा जाए तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। कालांतर में महर्षि सुश्रुत ने अपनी जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया और इसको उन्होंने चिकित्सा पद्धति में बदला, चेंज किया और उन्होंने इसे सूची भेदन का नाम दिया, जो आज की तारीख में हम एक्यूपंक्चर के नाम से जिसे जानते हैं। और उन्हीं पॉइंटों को हमारे पूरी शरीर में उन्होंने 107 ऐसे बिंदु बताए कि जिनको हम दबाकर विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सर, आज के टाइम में कितनी ये पद्धति कारागार सिद्ध हो रही है? देखिए, जो चिकित्सा विधि है या शल्य चिकित्सा है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई फोड़ा है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका आपको ऑपरेशन कराना ही कराना है, तो उसको हम चैलेंज कभी नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे छोटे मोटे रोज़ के रोग हैं जिनके लिए हम बेइंतहा दवाइयाँ खाते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियाँ जो कुछ लोगों ने जिनका हवा बना दिया है, जैसे थायराइड, हार्ट, शुगर, जिनको ईज़िली कंट्रोल किया जा सकता है एक्यूप्रेशर के माध्यम से, और उसके लिए हमें दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये हमारे शरीर को ही इस तरीके से डेवलप करती है कि हमारे सारा रोग का निदान हमारा शरीर स्वयं करता है। हमें बाहर से इसके लिए कोई और करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल अपने उन पॉइंटों को एक्टिवेट करना होता है, बस। सर, बिना दवाई के भी ये इलाज संभव है? हाँ जी, ये बिना दवाई के सारे ट्रीटमेंट संभव हैं। और थायराइड का मैं 45 दिन का ट्रीटमेंट देता हूँ और गारंटी के साथ देता हूँ कि दोबारा आपको ज़िंदगी में कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन से पॉइंट दबाने पड़ते हैं सर थायराइड के लिए? थायराइड में जो है हमारा लेफ़्ट हैंड का जो हमारा अंगूठा है, इसको अगर हम देखें तो ये एक्चुअली हमारा पूरा हाथ है। ये इसमें जो हमारे ये दो बीच की उंगलियां हैं ये हमारे पैर होते हैं जी, और ये जो साइड की उंगलियां हैं ये हमारे हाथ होते हैं जी। जो हमारा ये अंगूठा है जी, ये हमारा चेहरा होता है। यहाँ पे हमारी गर्दन होती है, यहाँ पे गर्दन से नीचे का ये छाती का हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारे फेफड़ों के पॉइंट होते हैं। तो थायराइड की जो ग्रंथि है वो हमारे गर्दन में ही है। तो अगर हम इस तरीके से, ये हमारा चेहरा होता है, यहाँ पर ये चेहरा है यानी? हाँ जी, ये आँखें जी, ये चेहरा, और यहाँ पे ये हमारा गर्दन का हिस्सा है। गर्दन में नीचे की तरफ ये दोनों तरफ से चिपका हुआ हमारे फूड पाइप से ये थायराइड ग्लैंड होती है जी। तो अगर हम इस थायराइड ग्लैंड को इस तरीके से दबाएं यहाँ पर, और 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम। कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं इस चीज़ को। सर, दोबारा प्लीज़ रिपीट करें इस चीज़ को आप। यहाँ पर नीचे की साइड में जी, ये थायराइड का पॉइंट होता है जी जी। अगर हम इसे 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को अगर हम इस तरीके से इसे दबाते हैं जी, राउंड शेप में जी, तो हमारा ये थायराइड की समस्या का निदान होना शुरू हो जाता है जी। इसके साथ साथ अगर हम केवल जो साबुत धनिया होता है जी, वो
रात को भिगो के रख दें आधा गिलास पानी में, जी जी। और सवेरे केवल उस धनिया का पानी पी लें। बाकी उस धनिया को आप इस्तेमाल कर लें, सब्ज़ी में भी कर सकते हैं, ना करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी। और वो पानी भी साथ में हम पीते रहें, तो केवल 45 दिन के अंदर हम सभी तरह के थायराइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जी क्योंकि थायराइड आज की तारीख में एक बहुत ही बढ़ती हुई बीमारी है, जी और इससे मूड स्विंग से लेके हार्मोनल डिसबैलेंस तक जी की समस्याएं होने लगती हैं। जी। और जब वो समस्याएं बढ़ जाती हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस होने से शरीर का मोटा होना या बहुत ज़्यादा दुबला होना, आंखें कमज़ोर होना, नपुंसकता आना, स्त्रियों में मेंसेस का आगे पीछे होना, गड़बड़ होना, इवन अगर बहुत ज़्यादा कोई थायराइड का पेशेंट है लेडी और वो गर्भवती है तो उसके संतान पर भी उसका असर पड़ता है। तो ये समस्या काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा आजकल बढ़ रही है। तो इसे हम केवल यहाँ पे प्रेशर आउट करके 45 दिन तक अगर हम लगातार सुबह और शाम 10-10 मिनट करते हैं, इस तो तरह यानी राउंड में घुमाना राउंड है। में इसे घुमाना है, ऐसे ऐसे करके दबाते हुए, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगाना होता है। तो अगर हम इस तरीके से इसे दबाएं तो इससे गारंटी के साथ मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा पेशेंट सही करे हैं। शतक पूरा किया यानी आप। तो सर और भी कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो कि हर आदमी ग्रसित है ऐसे रोगों से? कोई आसान उपाय हैं उनके? देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा जो रोग मिलते हैं वो हार्ट के मिलते हैं, शुगर के मिलते हैं, थायराइड के मिलते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो है वो आफ्टर 45 से अबव के जो लोग हैं, पेशेंट हैं, वो ज़्यादातर घुटनों के दर्द से परेशान हैं। और घुटनों के दर्द से तो आजकल 45 तो क्या, उससे पहले से भी लोग बाग परेशान होने लगे हैं। तो उसका मेन कारण हमारा खान पान है, हमारे फूडिंग हैबिट्स हैं, टाइमिंग्स हैं। अगर हम योग के द्वारा भी उन्हें देख सकते हैं, एक्यूप्रेशर के द्वारा भी हम उन्हें देख सकते हैं, और मर्म चिकित्सा के द्वारा भी हम उन्हें देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें परिवर्तन अपने खान पान में और हमारे जो ख़ासतौर से पानी पीने की हैबिट्स हैं जी, उसमें हमें चेंज लाना होगा। आजकल बड़ा नॉर्मल सा फैशन है, फ्रिज खोली, पानी की बोतल ली, गट 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 करके हमने पीना शुरू कर दिया। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट गर्म होता है, क्योंकि खाना भी ज़्यादातर गर्म ही खाया जाता है जी। बहुत कम खाने ऐसे हैं जो ठंडे खाए जाते हैं। उसके बाद हमारे शरीर की प्रक्रिया है कि हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है, और उससे हमारे खाने का पाचन होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम हमारा यकृत रिसाव करता है, जिससे पाचन होता है। जी। जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो प्रक्रिया जो है वो कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाती है, और फिर वो और देर बाद चालू होती है, जिससे हमें अपच की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को कब्ज़ हो जाता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, क्योंकि वो सारी प्रक्रिया को हम अपने आप रोक देते हैं। जिन लोगों को गैस बनती है वो वायु का कारक, गैस को वायु भी कह देते हैं जी। वैद्य भाषा में। तो वायु के कारण से विभिन्न जोड़ों में दर्द की समस्या होने लगती है। जिन लोगों को पित्त बढ़ने लगता है उन लोगों को माइग्रेन की, आँखों में प्रॉब्लम, चेहरे पे झाइयाँ, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं, और ये सारी हमारी फूडिंग हैबिट्स के कारण होती हैं, और ख़ास तौर से पानी पीने के कारण। जो लोग खड़े होके ऐसे गट 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 करके पानी पीते हैं, अब मैंने कई लोगों को ऐसा चेक किया है कि ऐसे लोगों को थायराइड की भी प्रॉब्लम हुई गले की वजह से, खांसी नज़ला जुकाम की भी प्रॉब्लम हुई, और घुटनों के दर्द की भी प्रॉब्लम हुई। जी। तो केवल पानी पीने के सुधार से ही अगर हम कर लें तो बहुत सारी बीमारियां तो हमारी ऐसे ही रुक जाएं। मतलब कि गलत पानी पीते हैं, गलत तरीके से पानी पीते हैं तो ज़्यादा बीमारियां उसी से होती हैं। जब भी आप पानी पिएं हमेशा बैठ के पिएं, और सम अवस्था का पानी पिएं, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पिएं। खाने से पहले आप पानी पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास जो आप पीना चाहें। खाने के साथ पानी मत पीजिए, खाने के बाद पानी मत पीजिए। खाने के कम से कम आधे घंटे, और हो सके तो 1 घंटे बाद पिएं। अगर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम एकदम से परिवर्तित नहीं कर सकते अपना, लेकिन हम अपने आप को अगर परिवर्तित कर लें तो परिवर्तन हर तरीके से संभव है। सर, एक कोल्ड ड्रिंक का चलन बहुत हुआ है आजकल। कोल्ड ड्रिंक से कितना नुकसान होता है स्वास्थ्य को?
देखिए कोल्ड ड्रिंक में बेसिकली शुगर होती है, एक कलर होता है और सोडा होता है। सोडा अगर हम रेगुलर में पीते हैं तो हमारे जो शरीर में एंजाइम्स हैं और जो हमारा पित्त है उसको वो ख़त्म करना शुरू कर देता है। जब पित्त ढंग से बनता नहीं है और पित्त अगर बन रहा है तो सोडा उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके उसे ख़त्म करता है, तो धीरे धीरे पाचन क्रियाएं हमारी ख़राब होने लगती हैं। साथ में शुगर का लेवल वो बढ़ाता है ही। जो बॉडी में हमारा जो हम नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल ऑफिस वर्क वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, उन्हें 1500 से 2000 कैलोरी 2500 कैलोरी से ऊपर की ज़रूरत नहीं होती है। और जबकि एक अगर हम कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेते हैं तो करीब 500 कैलोरीज उसमें हम एक बार में ले लेते हैं। उसके अलावा अगर उसके साथ हम खाना भी खा रहे हैं दिन में, अगर हम 3 गिलास कोल्ड ड्रिंक ले ली तो वो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त कैलोरीज दे रही है, लेकिन साथ में नुकसान भी दे रही है। यानी कि जैसा इन्होंने बताया कि कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए। सर एक सवाल आपसे कि जैसा कि प्रारंभिक जानकारी के तौर पे चाहूँगा, खान पान का तरीका क्या होना चाहिए? आजकल खान पान भी बहुत जैसे फास्ट फूड वगैरह होते हैं, ज़्यादातर आज की पीढ़ी फास्ट फूड ज़्यादा खाती है, तो खान पान का तरीका क्या होना चाहिए सर? देखिए खान पान कोई भी हो, चाहे वो आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा बर्गर खाने से सब लोग मर ही जाते हैं या चाउमीन खाने से मर ही जाते हैं। जिन देशों की ये ईजाद है वहाँ पे ये सब चल रहा है। और शायद सबसे फिट लोग अगर दुनिया में होते हैं तो इटली के और चाइना के लोग होते हैं। वहाँ पे मोटापा की परसेंटेज अगर देखी जाए तो बाकी देशों से कम है, जबकि पिज़्ज़ा जो है वो इटली साइड का ही ईजाद है और चाउमीन चाइना की। लेकिन हम लोग जो खाते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ की अति कर देते हैं। अगर हम लोग उस पर पिज़्ज़ा के ऊपर हम ऑलरेडी पराठा खाए हुए हैं, सवेरे मम्मी ने एकदम फर्स्ट क्लास देसी घी का पराठा बना के दिया, ऊपर से मक्खन लगा के दिया, और उसके बाद हम पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, तो कैलोरी लेवल हमारा बढ़ता चला जा रहा है जी। हमें मेन बात यह है कि हमें खाली कैलोरीज़ को कंट्रोल रखना है अपनी। हम चाहे पिज़्ज़ा खाएं चाहे चाउमीन खाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिमिट से ऊपर ना खाएं कोई भी चीज़। अगर आप रोटी भी लिमिट से ऊपर खाएंगे तो वो भी नुकसान देगी। चलिए सर, और मुद्दों पे और बातों पे चर्चा कर लेते हैं। और रोग जैसा कि सिर दर्द का रोग, हर कोई सिर दर्द के रोग से ग्रसित है, पेट दर्द की बीमारियां हैं, तो इनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिससे कि इन रोगों का उपाय संभव है? देखिए सिर दर्द के रोग जो हैं वो कई प्रकार से होते हैं। नॉर्मली जो सिर दर्द होता है वो गैस और एसिडिटी के कारण होता है। जी। दूसरा उसका कारण है आँखों का वीक होना, जो छोटे बच्चों में अक्सर करके आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। जो 6, 7, 8, 10, 12 साल तक के बच्चे हैं, उन लोग बच्चे अक्सर आके स्कूल से शिकायत करते हैं कि मम्मी सर में दर्द हो रहा है। तो ऐसे बच्चों का आँखों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आँखें कहीं वीक तो नहीं हो रही, क्योंकि रेगुलर टीवी देखने से बच्चे आजकल 4 से 5 घंटे एक नॉर्मल बच्चा रेगुलर टीवी देख रहा है। शाम को वो 6 बजे से लगभग 11-12 बजे तक टीवी देखता है, तो बहुत ज़्यादा उसकी आंखों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा मोबाइल पे गेम भी खेलता है बिल्कुल आंखों में घुसा के। तो अगर ऐसा बच्चा कर रहा है तो उसकी पहले आंखें भी चेक करनी चाहिए। बड़े लोगों में अगर है तो उनकी एसिडिटी और उनके गैस का भी देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा महिलाओं में अक्सर करके सर दर्द जो होता है वो सवेरे बेचारी 6 बजे 7 बजे तक उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो उसलिए वो कम से कम 5 बजे उठती हैं, 6 बजे 7 बजे तक बच्चों को भेजती हैं, 9 या 9:30 बजे तक उनके हस्बैंड दुकान पे ऑफिस में व्यापार के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो नहाना धोना करके 12 बजे खाना खाती हैं, फिर 2, 2:30, 3, 4 बजे तक उनके बच्चों को आने का वापस लौटने का टाइम हो जाता है। फिर उनके लिए खाना वाना करती हैं। दोपहर का खाना तो लगभग गोल सा ही हो जाता है उनका। फिर वो रात को जब खाने के लिए बैठते हैं तो वो 10 बज जाते हैं। खाने का जो टाइमिंग का गैप है, सवेरे उन्होंने 12 बजे खाया, शाम को 4 बजे खाया और फिर रात को 10 बजे खाया, वो टाइमिंग का जो गैप है वो उनका गैस बनाता है, और इसकी वजह से फिर उन्हें बाकी दिक्कतें होनी शुरू होती हैं। घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, ये सब कुछ होता है। सर पॉइंट्स वगैरह क्या रहते हैं सिर दर्द का, या इस तरह से? सर दर्द अगर होता है तो ये हमारा मुंह है, ये हाँ जी, तो ये हमारा ऊपर का जो हिस्सा है जी। ये हमारे
सर का हिस्सा कहलाता है। तो अगर हम फर्स्ट रेमेडी के रूप में यहाँ दबाते हैं सर को, तो हम यहाँ सर को दबाएं, यहाँ से बिल्कुल नाखून के नीचे का जो हिस्सा होता है, हम इसको प्रेस करते हैं और दोनों अंगूठों को हम प्रेस कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों। इसी प्रकार ये हमारी जितनी भी उंगलियां हैं, इनके टिप्स भी जो है हमारे, ये सब ब्रेन के बिल्कुल नाखून के नीचे। हाँ जी, बिल्कुल नाखून के नीचे ये ऊपरी सिरे जो हैं, ये भी हम प्रेस कर सकते हैं। जी। और इन्हें कम से कम 5 से 10 मिनट हमें प्रेस करना होता है दोनों हाथों के। जी। एक बार में 10 बार हमें प्रेस करना चाहिए और फिर 2-3 सेकंड के लिए रुकना चाहिए और फिर 10 बार उसे प्रेस करना चाहिए। आप अगर हाथ से नहीं प्रेस कर पा रहे हैं तो कोई पेन से या बहुत ज़्यादा नोकीली वस्तु ना हो उससे भी हम इसे दबा सकते हैं। हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिम्मी बोलते हैं हम जैसे हम उन्हें, तो उससे हम इन्हें प्रेस कर सकते हैं। लेकिन आप हाथ से भी घर में प्रेस कर सकते हैं कभी भी आपके सर में दर्द हो। लेकिन सर में दर्द का कारण क्या हो रहा है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम गैस के कारण और खाने के कारण कर रहे हैं तो हमारे ये दोनों जो पैर हैं, इनसे जस्ट ऊपर का जो इतना, ये बात कर रहे हैं जी, ये दोनों हमारे पैर हैं, ये दोनों हमारे हाथ हैं, ये दोनों पैर, ये दोनों हाथ। तो इसके ऊपर का लगभग इतना एरिया जो है ये हमारी आंतों का हिस्सा है ये। जी। तो इतने एरिया की भी हम थोड़ी सी मसाज कर सकते हैं। जी। तो हमारा अगर गैस की वजह से कोई सर में दर्द हो रहा है या खाने की, ये दाहिने हाथ या दोनों हाथों में कर सकते हैं। ये यहाँ के एरिया में इस तरीके से हम इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। जी। ठीक है, तो हमारा गैस में भी रिलीफ मिलेगा और हमारे सर के दर्द में भी रिलीफ मिलेगा। तो ये दो चीज़ें नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। अगर एसिडिटी की वजह से है तो हम लीवर का पॉइंट भी साथ में दबा सकते हैं। तो इससे हमारे सर में लीवर का पॉइंट है सर? हाँ जी, इस साइड में लीवर होता है हमारा। तो सर पेट दर्द की जो समस्या होती है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पेट की जो समस्याएं हैं वो कई अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाने की वजह से परेशान हैं और कुछ लोग कम खाने की वजह से परेशान हैं। जो लोग ज़्यादा खाने की वजह से परेशान हैं वो समस्याएं अक्सर करके ऐसे लोगों को कब्ज़ की समस्या है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि वो पहला वाला पच नहीं पाता, उससे अगली लौट एकदम से आ जाती है और वो लौट इतनी गरिष्ठ होती है, इतना घी होता है, इतना तेल होता है या चीज़ होती है, चिकनाई होती है कि पेट को उसे पचाने में टाइम लगता है। जी। एक जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारे खाने पचने का वो 8 से 12 घंटे लगते हैं, अगर हम एक डाइट को हम पचाने की अगर बात करें पूरी तरह। और जैसा आजकल कहा जा रहा है कि शुगर के पेशेंट्स को हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, वो कुछ ना कुछ खाना खाने के लिए नहीं बोला जाता है कि आप पूरा दबा के हर 4 घंटे पे खाना खा लें। हर 4 घंटे पे आप कुछ 100-200 कैलोरीज ले लें। जी। उसमें पराठे हो ज़रूरी नहीं है, उसमें चीज़ पिज़्ज़ा हो ज़रूरी नहीं है। आप छोटे मोटे डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले सकते हैं, फीकी चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक चाय आजकल उपलब्ध हैं मार्केट में, वो ले सकते हैं। लेकिन हर 4 घंटे में हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो पेट दर्द ज़्यादातर कम खाने या ज़्यादा खाने की वजह से होता है और गलत खाने की वजह से होता है। तो ये हमारा आंतों का एरिया है पूरा। जी। हम इसी को प्रेस कर सकते हैं। अगर हमें कब्ज़ हो रहा है तो हम इसे क्लॉकवाइज प्रेस करेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके और इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। जी। ठीक है। और अगर हमें दस्त की समस्या हो रही है, इस तरफ राइट साइड को सर, हाँ जी, अगर हमें दस्त की समस्या है या ज़्यादा खाना खाते ही पॉटी आने की समस्या रहती है कुछ बच्चों को, तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि इधर से इधर की तरफ घुमाएंगे। सर ये एरिया इस उंगली से भी इन दोनों उंगलियों के ऊपर यहाँ तक करीब होता है ये, इस तरीके से, तो भी ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इससे हम पेट के दर्द की समस्या निजात पा सकते हैं। ये दोनों उंगलियों के बीच में हमारा गुदा स्थान होता है। यहीं से ही हम पुरुष और स्त्री जनित समस्याएं जो हैं उनको भी कंट्रोल कर लेते हैं। स्त्रियों की मेंसेस की समस्या है, यूट्रस में गांठ है, यूट्रस बाहर आ जाता है, ऐसे ही पुरुषों में पानी भर जाता है अंडकोशों में, या नपुंसकता है, तो वो सारे भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी, इसको प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। सर एक बड़ी समस्या जो है हनुमानगढ़ की, पानी की
पानी दूषित अशुद्ध नहीं होता है पानी, वो पीने की बहुत बड़ी समस्या है कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, बीमारियां बहुत सारी होती हैं। तो उसका इलाज बताएं सर थोड़ा, कि उसका भी कोई इलाज है क्या? हाँ बिल्कुल है। जैसे जोड़ों में अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप डेली अपने सारे जॉइंट्स को इस तरीके से, ये दोनों हमारे घुटने हैं जी, ये दोनों हमारे हाथ कोहनी है जी, ये हाथ है और ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों पैर हैं। जी, तो इन पॉइंट्स को ऐसे ऐसे थोड़ा सा मूव कर लें इन्हें, और इधर भी जी, ऐसे, इधर इधर, ये हाथों के, इनके। और ऐसे लोगों को अगर अलसी और एलोवेरा, ये दो ऐसे अमृत मैं मानता हूँ इन्हें। अलसी को के बीज मार्केट में मिल जाते हैं, बाकी आजकल टैबलेट्स और वो सब भी उपलब्ध है मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के, लेकिन हम रॉ फॉर्म में लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अलसी के बीज आप लीजिए, 100-120 रुपये किलो हैं, उन्हें कढ़ाई में भूनिए और मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, दरदरा पीस लीजिए, कोई ज़्यादा पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, और 1 चम्मच सवेरे और 1 चम्मच शाम जी, अगर हम लेते हैं तो हमारी किडनी साफ़ होती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होता है, हमारी हार्ट की ब्लॉकेज ख़त्म होती है, हमारा पेट के जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो ख़त्म करता है, स्त्रियों का जो मेंसेस है उसे कंट्रोल करता है, पुरुषों के वीर्य को गाढ़ा करता है, घुटनों में जो डॉक्टर्स कहते हैं कि ग्रीस ख़त्म हो गई, एक नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में हम बोलते हैं ग्रीस ख़त्म हो गई या जी ऑयल ख़त्म हो गया, एक्चुअली कार्टेज होती है वो कम हो जाती है चोटों लगने की वजह से या उसकी वजह से, उसको ये रीजनरेट करता है। जी, जी। और अलसी के अंदर 28.5% ओमेगा 3 होता है, जो कि मछली के तेल से भी करीब करीब 12% ज़्यादा होता है। तो जैसे पुराने ज़माने में मछली का तेल के कैप्सूल्स मिला करते थे, इस तरीके के कैप्सूल्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अलसी का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर है। अलसी का इस्तेमाल 3 महीने से ज़्यादा लगातार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को उसकी लत लग जाती है एक तरीके से, और फिर बॉडी उसके बिना काम करना बंद कर देती है। तो अगर आप कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो रेगुलर 3 महीने से ज़्यादा कभी ना लें। कोई भी दवाई XYZ, चाहे वो थायराइड की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे कोई भी दवाई हो, चाहे इवन त्रिफला भी अगर आप खाते हैं तो 3 महीने से ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि फिर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बाहर की चीज़ पर डिपेंड हो जाता है। तो आप कोई भी दवाई खाएं, अगर 15 दिन 20 दिन खाएं, उसके बाद 2-4 दिन का गैप दें, फिर स्टार्ट करें किसी भी दवाई के लिए। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका इलाज संभव है एक्यूप्रेशर के द्वारा, योगा के द्वारा, मर्म चिकित्सा भी इन्होंने बताई है, और ज़रूरी नहीं है कि आप कैप्सूल या गोलियां खाने से ही ठीक हों। ऐसी पत्तियां, बहुत सारी ऐसी पत्तियां हैं, क्योंकि भारत को विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता था, बहुत सारी ऐसी पत्तियां हैं यहाँ पे जिनसे इलाज संभव है बड़े बड़े रोगों का। तो अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, फ़ौरन लौटते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। Let's play. Sure, it's a boy thing, you know. Why should boys have all the fun? Go, go, go. Super. Let's play. Hero. The game has just begun. The Hero Indian Super League. Go for it. ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष ही आपका भविष्य है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई बीमारी हो जाए या प्राकृतिक रूप से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो आपके परिवार के लोगों को किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो कैसे संभव होगा ये?
ये संभव होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। जी हाँ, तो जल्दी जाइए अपने बैंक के पास और इसके बारे में जितनी जानकारी है उसे पता कीजिए। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए सालाना 330 रुपया भरें। केवल 330 रुपए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोमित देव जी से और भी बहुत सारे रोगों के इलाज हम आपको बताएंगे, क्या क्या और भी बड़े रोग हैं, उनके भी किस तरह से आसान तरीके से इलाज हो सकते हैं। नोमित देव जी, एक और अगला सवाल आपसे, अगले रोग का सवाल, जैसे कि दमा की बहुत बड़ी बीमारी, जैसा कि हर कोई दमा से ग्रसित है, नज़ला, जुकाम, ये धीरे धीरे बड़े रोग बन जाते हैं। इनके बारे में सर थोड़ा बताएं आप। हाँ, इसके बारे में हम हाथ पे देख सकते हैं। जैसे ये हमारा हाथ है, हम नॉर्मली हाथ को इस तरीके से देखते हैं जी, क्योंकि ये पैर हमारे नीचे हैं जी। ये हमारा गर्दन है, फूड पाइप है, और ये इतना हिस्सा जो है हमारा, ये हमारा ऐसे करके आप गौर ध्यान से देखें कि ये इतना हिस्सा जो है हमारा, ये हमारा फेफड़ों का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारी नाक है। तो सारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं और मेन उनका पॉइंट ये है जी। ये दोनों हाथों में होता है हमारा। इस तरीके से यहाँ पे हाथ, ये एरिया हमारा पूरा फेफड़ों का एरिया है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, जी, लगभग इतना एरिया। जी, तो अगर हम इस एरिया को, जी, इस एरिया को और इस एरिया को, यानी कि ये हमारे जुखाम से यहाँ से शुरू करते हैं, तो हम नाक को यहाँ से प्रेस कर सकते हैं नाक के रोगों के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे गर्दन का ये फूड पाइप और सांस की नली जिसे होती हैं, 2 पाइप होते हैं हमारे गले में, तो इसको हम इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, खांसी, नज़ला, जुखाम के सारे उसमें। और इसी तरीके से दमा है या बलगम छाती में जमा हुआ है, तो हम ये वाले एरिया को क्लॉकवाइज प्रेस कर सकते हैं, और इसे हमें थोड़ा दबा के अच्छी तरीके से प्रेस करना चाहिए। एक बार में 10 बार, 2 सेकंड रुक के, फिर 10 बार, मतलब एक टाइम में 10 बार, एक टाइम में 10 बार। और दिन में कितनी बार करना? और ये दिन में 3 बार हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुरंत रिलीफ चाहिए तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और बार बार इसे इस तरीके से प्रेस करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इलाज बहुत आसान है, पद्धति बहुत पुरानी है, भारत विश्व गुरु कहलाता था तो इन्हीं पद्धतियों के कारण कहलाता था। बाहर के जो आज वैज्ञानिक इस बात की चर्चा भी करते हैं, बहुत सारे ग्रंथों में भारत का जिक्र होता है, विदेशी ग्रंथों में जो विदेशी जो वैज्ञानिक आए, भारत में इस कला सीख कर गए और उन्होंने वहाँ ग्रंथ लिखे और भारत का उन्होंने नाम ज़रूर दिया है इस बारे में। और इस बारे में थोड़ी चर्चा और कर लें सर कि पुराने जो रोग होते हैं, यानी कि पुराने जो किताबें लिखी हुई हैं, उनका कितना महत्व है सर, थोड़ा ये भी बताएं। देखिए, पुरानी किताबों का वो हमारा साहित्य है, हमारे देश का साहित्य है, पूरा ही महत्व है, उन्हें किसी भी स्तर पे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हम हिंदुस्तानियों की एक प्रॉब्लम है कि जब अंग्रेज़ उसे साबित कर देते हैं, नासा वाले, तब हम उसे मानते हैं। जो अपनी हमारी किताबें हैं, हम उसे तब नहीं मानते। ऐसे ही ये चिकित्सा भी आज की तारीख में जब चाइना से, जापान से आई है, तब हम लोग इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित होना शुरू हुआ है। जब हमारा हिंदुस्तान की ये चिकित्सा थी तो ये लुप्त हो गई। हमें तो शुक्र मनाना चाहिए बौद्ध भिक्षुकों का, जिन्होंने इसे आगे श्रीलंका, जापान, चीन होते हुए और वापस इंडिया में उन्होंने लाए इसे। क्योंकि जो आक्रमण हुए विदेशियों के और हमारा साहित्य जला दिया गया, लूट लिया गया, बचा नहीं साहित्य, इस कारण से वो साहित्य लुप्त प्राय होता चला गया। और ज़्यादातर जो साहित्य है वो मौखिक रूप से ही आगे बढ़ पाया जी। अब विद्वान लोग पिछले 100-150 सालों से उसे दोबारा से संकलित करना शुरू किया है। उसे जितना सूचना प्रिंट मीडिया और आ रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंप्यूटर, फेसबुक, इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वो पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ाएं। हमारे भारत सरकार का आयुष डिपार्टमेंट इस प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है।
और महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने तो इसे मंजूरी भी दे दी है कि एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्यूथेरेपिस्ट जो हैं जितने भी हैं। समय लगता है चेंज होने में, लेकिन धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है। लोग बाग इन चीज़ों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनसे भी हम ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं। सर एलोपैथी से कितना फ़र्क रहता है, कितना क्या मानते हैं बढ़िया रहता है ये उपाय जो होते हैं एलोपैथी से? देखिए, एलोपैथी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। कुछ चीज़ों में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं किसी को भी कंडम करने के उसमें नहीं हूँ, फेवर में नहीं रहता हूँ। लेकिन गलत चीज़ें हर जगह हैं। हमारे जितने भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत लोग नहीं हैं, और एलोपैथिक में भी जो आजकल दवाइयाँ आ रही हैं उनकी प्रामाणिकता 100% नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब केवल टेस्ट होते हैं तभी पता चलता है कि ये चीज़ें गड़बड़ हैं, वरना उसके अलावा तो मार्केट में चलती ही रहती हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है कि बहुत ज़्यादा वॉच किया जाए। हमारा जो मेडिकल स्टोर वाले भैया हैं वो भी डॉक्टर की तरह काम करते हैं, और जो डॉक्टर हैं कई बार वो भी झोला छाप होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही आपको बता दूं कि अभियान चलाया था जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाया, बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर पकड़े भी गए। और क्या मानते हैं ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिना नॉलेज के अगर आप कोई काम करेंगे, एक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे किसी को चीज़ को, और बिना समझे करेंगे तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। और सर दोबारा अपने उसी टॉपिक पे आते हैं जिस पे पहले अपना चल रहा है काम। सर और कौन कौन से बड़े रोग हैं जिनका इलाज तुरंत संभव है एलोपैथी से बढ़िया, जिसका इलाज हो जाता है? आजकल हृदय रोगों के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा हृदय रोगों की समस्याएं हैं। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति घर में है, ऑफिस में है, और उस टाइम उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, हृदय गति बढ़ रही है उसकी, और उसे ये लग रहा है कि हाँ मुझे परेशानी हो रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, लेफ़्ट हैंड में दर्द हो रहा है, तो इस टाइप के लक्षण अगर उसे दिख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो लोग चेन स्मोकर हैं और कॉफ़ी चाय ऑफिस में बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को समस्याएं जल्दी हो जाती हैं। टेंशन वाली सीट हैं जैसे, जिन पे बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर रहता है, तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसे के लिए हमारे लेफ़्ट हैंड में केवल 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और ये मेरे स्वयं अनुभूत हैं। मैंने इनका 85 लोगों पे काम किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। एक तो जो हमारी सबसे छोटी वाली उंगली है, इसका जो नखून है, इसके नखून का के साइड्स दोनों, ये वाली, हम इन्हें प्रेस करते हैं तो हमारे हार्ट का जितने भी इलरेगुलरिटी है, मतलब कि अगर हार्ट ज़्यादा तेज़ चल रहा है या स्लो हो रहा है, मतलब लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा कलर थेरेपी का मेरे पास उदाहरण है। जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे के ये नखून है, नखून का बिल्कुल यहाँ पर अगर हमारा लो ब्लड प्रेशर है तो हम इसे रेड कलर से ऐसे करके, रेड कलर का कोई भी पेन, स्केच पेन हो, नॉर्मल पेन हो, तो हम यहाँ पे इसे रेड कलर कर लें अगर हमें लो ब्लड प्रेशर है। अच्छा जी, ठीक है। अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो हम इसी पॉइंट को ब्लैक या ब्लू पेन से ब्लू कलर कर सकते हैं, और ये कलर 3 घंटे से 8 घंटे तक हम लगा के रख सकते हैं, और 15 मिनट के अंदर हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ये मेरा स्वयं अनुभूत है, और एक नहीं 100 पेशेंट्स पे मैंने ये किया है। और जो रेगुलर हार्ट की और बीपी की दवाइयाँ खाते हैं वो इससे मुक्ति मिल चुकी है, केवल इतना सा गोला बनाने भर से। कितने दिन करना है सर ये, कितने दिन में? रेगुलर अगर आप इसे बनाते हैं तो लगभग 40 दिन अगर लगाते हैं तो ये समस्या ऑलमोस्ट 70 से 80% तक ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी भर के लिए। ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन अगर हम खान पीन में और अपने को परिवर्तन नहीं करेंगे तो कोई भी समस्या हो वो दोबारा से जनरेट हो सकती है। यानी कि परहेज हर चीज़ में ज़रूरी है। हर चीज़ में ज़रूरी है। खान पान, ध्यान, योग, एक्सरसाइज,
ऐसा माना जाता है कि एक हफ्ते में अगर हम 10 घंटे, पूरे हफ्ते में अगर हम 10 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो हमें और ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। साथ में हम कैलोरीज़ का ध्यान रखें, अपने खान पीन का ध्यान रखें और 1500 से 2000 कैलोरीज से ऊपर हम ना लें। सर इसके बाद कमर का दर्द, हर कोई कमर के दर्द से यानी कि परेशान है, इसका भी थोड़ा बताएं सर। कमर के दर्द के लिए हम देखते हैं, ये हमारा हाथ है और ये हमारे दोनों पैर हैं जी। मैंने थोड़ा रेड कलर से कर देता हूँ जी। ये दोनों हमारे पैर हैं। हाँ जी। ये जहाँ पे जुड़ रहे हैं, यहाँ से शुरुआत से जहाँ यहाँ पे ये उंगलियाँ शुरू हो रही हैं। हाँ जी, ये हमारे कूल्हे हैं दोनों, ये हमारे घुटने हैं दोनों और ये हमारे एंकल हैं। जी, जूम करके दिखाएं, कैमरामैन से कहूँगा इन चीज़ों को दोबारा जूम करें और सर प्लीज़ आप रिपीट करें इस चीज़ को। ये इस बात का ये इलाज है और हाँ, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड का ये वाली उंगली जो है ये मेरी राइट लेग है जी और ये मेरी लेफ़्ट लेग है। जी 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 ठीक है, ये हमारा एंकल हैं दोनों, जी। ये हमारे नी जॉइंट हैं, घुटने हैं दोनों और ये हमारे कूल्हे हैं दोनों। ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। एक और बेसिक चीज़ है कि जिन लोगों की पिंडलियों में दर्द होता है वो पेट की खराबी की वजह भी होती है। थकान भी एक वजह होती है लेकिन पेट की खराबी भी एक वजह होती है ऐसे लोगों की। तो पिंडलियों को हम यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं जी। हम यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे तो हमें पिंडलियों में रिलीफ मिलेगा। ये राइट लेग, ये लेफ़्ट लेग, जो भी आपके पैर में जिसमें भी दर्द हो रहा है आप उस वाले लेग को यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। घुटनों को भी आप यहाँ पे इस तरीके से राउंड में प्रेस कर सकते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। कमर की दर्द आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ से हमारी ये कमर शुरू होती है और अगर हम इसे ध्यान से ऐसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ बीच में पूरा एक गड्ढे की लाइन है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे ये दोनों उंगलियों के बीच में ये पूरा एक गड्ढा होता है यहाँ से यहाँ तक जी। इस तरीके से ब्लैक वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी है हाँ जो जी, आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया ये यहाँ रीढ़ से की यहाँ हड्डी तक है। जी। पूरा। नीचे जैसे कमर में दर्द है तो हम इस एरिया में इसे प्रेस करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो रात को हम एक सिंपल जो वाइट टेप होती है, कागज़ वाली टेप, उसके ऊपर मेथी डाल के और उसे यहाँ चिपका भी सकते हैं और उसे ऐसे ऐसे करके प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे डायरेक्ट ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार अगर हम ये पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊपर तक प्रेस करते हैं तो हम पूरी रीढ़ की हड्डी की मसाज कर सकते हैं। साइटिका के पेन के लिए हम यहाँ से ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमारी कमर का लास्ट पॉइंट है जी जी। और लेफ़्ट में है अगर या राइट में साइटिका का पेन है तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से दबाते हुए लाते हैं नीचे तक जी। और फिर नीचे से ऊपर तक इस तरीके से दबाते हुए लाते हैं जी। तो इस तरीके से हम साइटिका के पेन में भी रिलीफ ले सकते हैं। इसी तरीके से हम देखें कि हमारे लेफ़्ट हैंड में ही देखते हैं कि ये हमारा जो अंगूठा है इसमें 2 ये जॉइंट्स हैं। ये हमारा सर का जॉइंट है और ये यहाँ से अगर हम इसके हिस्से करें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हिस्से बनते हैं। सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हम यहाँ इन 7 हिस्सों से करते हैं। जी जी जी। हम यहाँ पे इस तरीके से दबा दबा के मालूम कर सकते हैं। हमें कोई MRI की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन सी वाले वर्टिब्रा में आपके गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम ऐसे अगर प्रेस करेंगे तो उसी में 6ठे में 5वें में 4थे में जिसमें भी आपका पेन होगा पहले निशान लगा लेंगे। हाँ, यहाँ पे पहले निशान लगा लें। लगभग आधा सेंटीमीटर पे लग जाएंगे ये और 7 भाग में इसे डिवाइड कर लें। तो ये सेम 7 भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो वहीं पे पेन होगा जहाँ पे जिसमें हमारी गड़बड़ी होगी और उसी जगह को हम प्रेस करके या इस पर मेथी बांध के, धनिया बांध के और मैग्नेट भी बांधते हैं हम लोग, बांधकर हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट हम डायरेक्ट भी दबाते हैं सर्वाइकल में। जो अगर हम देखें कि जो हमारी ये सबसे लंबी वाली उंगली है इसको अगर हम ऐसे करके यहाँ पे टच करें तो जहाँ पे ये टच होता है
अगर हम इस पॉइंट को दबाते हैं तो यहाँ पे पेन आपको मिलेगा अगर सर्वाइकल है तो हम उस पॉइंट्स पे प्रेस कर सकते हैं और साथ में हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। सर्वाइकल में 100% रिलीफ मिलता है। कितने दिन ये करना है और उससे आराम मिलेगा सर? डिपेंड करता है कि सर्वाइकल की स्थिति क्या है। अभी नया नया शुरू हुआ है या पुराना पेशेंट है। पुराना पेशेंट है तो महीना भर लग जाता है कई बार, और अगर नया पेशेंट है तो 8-10 दिन में रिलीफ हो जाता है। सर एक आजकल हर कोई चाहता है कि बॉडी बिल्डर में बन जाऊं, तो पाउडर मिलता है सर बाज़ार में, तो वो कितना कारगर सिद्ध होता है ये तो पता नहीं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि बॉडी शरीर किस तरह से बन सकता है? आपके पास है कोई पत्ती इस तरह की? देखिए, शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग होना, अगर मैं बॉडी बिल्डर हूँ और मैं 1 किलोमीटर भी चल ना पाऊँ तो मेरा बॉडी बिल्डर का कोई फ़ायदा नहीं है। या मैं 2 बाल्टी उठा के घर में पानी भी ना भर सकूं तो और मैं हाँफने लगूं और मेरी हार्ट बीटिंग बढ़ जाए तो मेरा बॉडी बिल्डर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी का स्वास्थ्य आपके पारिवारिक स्थिति, आपके खान पान पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मोटे नहीं होते और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी पतले नहीं होते। जो हमारा ख़ानदानी स्ट्रक्चर है, जो हमारे माँ बाप का, हमारे दादा दादी का, नाना नानी का जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारे बॉडी फिगर के ऊपर। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, तरह तरह के शेक पीते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ पीते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे पतले नहीं हो पाते। उसका कारण ये है कि वो जो हेरिडिटी में प्रॉब्लम चली आ रही है वो एज इट इज़ रहती है। हाँ, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और फूडिंग हैबिट्स को बदल के, हमारी बॉडी क्लॉक को बदल के। हमारे एक चिकित्सा पद्धति होती है जिसमें हमारे शरीर का जो समय चक्र है हम उसको धीरे धीरे करके चेंज करते हैं। तो उसको अगर हम चेंज करना सीख लें, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा वो चेंज करी जा सकती है, तो हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल, क्या मानते हैं कि सभी चीज़ों का इलाज, सभी रोगों का इलाज इन पॉइंट से हो सकता है? लगभग सभी चीज़ों का हो सकता है। कुछ चीज़ों को हम भी चैलेंज नहीं करते हैं। जैसे कभी कोई तुरंत आवश्यकता है कि ऑपरेट करना है और उस टाइम हम ये कहें कि साहब नहीं, हम पॉइंट से दबाएंगे। किसी को एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है और उस पर हम लग जाएंगे साहब नहीं, हम तो पॉइंट से दबा के उसका रोकेंगे, तो ये मैं मानता हूँ कि मूर्खता होगी। जिस चीज़ का इलाज जिस तरीके से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें हम ये कहेंगे साहब नहीं, हम तो इसे एक्यूप्रेशर से ही इसकी हड्डी जोड़ेंगे। जो रोग हैं सर, शरीर को रोग हुए हैं, विकारों का इलाज है? हाँ, विकारों का इलाज है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी चिकित्सा आपको चाहिए तो एलोपैथिक में ही लेनी चाहिए। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हूँ कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, कोई ब्लीडिंग है, कोई ऑपरेट कराना है तो करा लेना चाहिए। शुक्रिया नोमित देव जी आपका। और ये थे हमारे साथ नोमित देव जी, जो कि यूपी के हापुड़ से हनुमानगढ़ में आए हैं प्रवास के दौरान, और हमने कोशिश की है हमारे दर्शकों को कि कुछ टिप्स बताए जाएं, कुछ जो कि पॉइंट्स के ज़रिए किस तरह से इलाज हो पाता है।